हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी हम लोग क्लास कर रहे हैं उस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भारत में एफडीआई को प्रोत्साहित यानी कि आगे बढ़ाने के लिए क्या है, भारत सरकार का क्या क्या नीतियां है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का क्लास ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की ओर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए और आसानी से सारा चीज़ समझ में आएगा और कंप्लीट भी होगा और सारा कुछ होगा। ठीक है, तो जैसा हम लोग एफडीआई के बारे में पढ़ चुके हैं कि एफडीआई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किन किन क्षेत्रों पर एफडीआई लगती है और कहाँ कहाँ एफडीआई नहीं लगती है, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में समझ रखा है। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट से भी रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि कहने का मतलब ये तो स्कीम हो गया, अब बताइए स्कीम पर सरकार की क्या रणनीतियाँ है इससे रिलेटेड। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे एफडीआई से संबंधित कि भारत में एफडीआई को प्रोत्साहित यानी कि आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का क्या क्या नीतियाँ है, इस चीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला चीज़ देखते हैं कि भारत सरकार बात कर रहा है भारत सरकार की, क्योंकि हम नीतियाँ कहाँ के बारे में देख रहे हैं, हम लोग भारत के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो भारत सरकार भारतीय उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने का प्रयत्न कर रही है। यानी कि भारत सरकार क्या कर रही है कि भारतीय उत्पादों को क्या कर रही है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि देश के अपने देश को अन्य देश के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, उत्पादों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। और ऐसा करने से उसको क्या फ़ायदा होगा? अपनी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने से उसको क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो जिसका परिणाम यह होने की संभावना है कि भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। कि क्या होगा? भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, यानी कि भारत में विदेशी मुद्राएं आएगी। ठीक है, वही बात बोल रहा है कि भारत सरकार भारतीय उत्पादों को यानी कि भारत में जितने चीज़ उत्पाद हो रहे हैं उसको वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि देश की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रही है, यानी कि प्रयास कर रही है। जिसका कारण क्या होगा कि भारत में क्या होगा? विदेशी मुद्रा का प्रवाह होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। ठीक है, आपको पहला चीज़ समझ में आया। दूसरा चीज़ बोलता है कि आधारभूत संरचना का मतलब हुआ बिजली, पानी, सड़क, ये सब आधारभूत संरचनाएं बोलते हैं। ठीक है, कि आधारभूत संरचना के विकास हेतु उसके डेवलप के लिए भारत सरकार के द्वारा सन 2019 में पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च की गई। क्या किया गया? पीएम गति शक्ति योजना को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत 16 मंत्रालय को एक साथ लाया गया। क्या किया गया? 16 मंत्रालय को एक साथ लाया गया जो आधारभूत संरचना से संबंधित था। पीएम गति शक्ति योजना को लाया गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ? 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया, जिसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? आधारभूत संरचना को विकसित करना। क्योंकि आधारभूत संरचनाएं होंगी तभी तो कोई देश जाके अपने देश में निवेश करेगा। जहाँ पे आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी देश आके निवेश कैसे करेगा? जहाँ पे उसको सुविधा ही नहीं मिलेगी तो वो पैसा क्यों लगाएगा? तो यही बोल रहा है कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए 16 मंत्रालय को एक साथ लाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आधारभूत संरचना को डेवलप करके विकसित करना। भारत सरकार आर्थिक विनियमों को सरलीकृत करने हेतु प्रयास कर रही है। क्या कर रही है? आर्थिक विनियमों को सरलीकृत यानी आर्थिक जो विनियम है उसको आसान बनाने का प्रयत्न कर रही है। यानी उस पर कम से कम उस पर क्या किया जाए? नियम लगाया जाए। ठीक है, यानी कि उसको आसान बनाया जाए, तभी तो कोई कंपनी आके किसी देश में नियम आसान होंगे तो उसको भी लगना चाहिए ना कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा, तभी तो आके निवेश करेगी। इसीलिए भारत सरकार क्या कर रही है? आर्थिक विनियमों को सरलीकृत करने का प्रयास कर रही है। ठीक है,
भारत सरकार के द्वारा निवेश आमंत्रित करने हेतु, क्या निवेश को यानी कि आमंत्रित करने हेतु नेशनल टेक्सटाइल्स स्कीम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, नेशनल टेक्सटाइल्स स्कीम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रोडक्ट्स लिंक्स एसोसिएट योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यानी कि इन सारी योजनाओं को शुरुआत किया गया है, जिसका परिणाम यह होने की संभावना है कि भारत में विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जाए। यानी कि ये सारी योजनाओं को चलाने का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जाए। ठीक है, कुल मिलाकर भारत सरकार का प्रयास है कि विदेशी निवेश को भारत में काम करने में आसानी हो। ठीक है, कुल मिलाकर भारत सरकार का यह प्रयास है कि विदेशी निवेश को भारत में क्या करने में, काम करने में आसानी हो। ठीक है, इसके लिए भारत के आर्थिक नियमों को सरलीकृत किया जाए। ठीक है, भारत के आर्थिक नियम जो हैं यानी काम करने के जो नियम बनाए गए हैं उसको आसान किया जाए। ठीक है, और भारतीय अर्थ बाजार को वैश्विक आपूर्ति से जोड़ा जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को यानी कि भारतीय बाजार को विश्व के अन्य बाजार के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये था क्या एफडीआई के भारत सरकार यानी कि एफडीआई को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार क्या क्या चीज़ें को कर रही हैं उससे रिलेटेड हम लोग देखे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, नई आर्थिक नीति। क्या नई आर्थिक नीति। ठीक है, नई आर्थिक नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में भी तो देख लेंगे ना। जब पहले से आर्थिक नीति है तो नई आर्थिक नीति आखिर में लाया क्यों गया होगा, इसके विषय में भी हम देखेंगे। तो हम आज क्या देखने वाले हैं, नई आर्थिक नीति। ठीक है, तो इस नीति के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, नई आर्थिक नीति के अनुसार भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो भारत के साथ सीमाओं को साझा करते हैं, कौन कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो आप भारत के साथ सीमाओं को साझा करते हैं, कौन कौन देश है, ऐसे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए। ठीक है, कि उन्हें भारत में एफडीआई करने से पूर्व यानी कि पहले सरकार मार्ग अपनाना आवश्यक हो। ठीक है, सरकार का मार्ग अपनाना आवश्यक हो। पहले ये अनिवार्यता सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए थी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत में एफडीआई करने से पहले वो भारत सरकार की जो भी नियम है उसको अपनाना उसके लिए अनिवार्य है। और ये नियम जो है सिर्फ और सिर्फ दो देश पे लागू किया गया था, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें चीन को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि चीन तो निवेश करता था लेकिन उस पर उतनी नियम नहीं थी। ठीक है, जो भी सरकार के नियम थी वो अधिकतर पाकिस्तान और बांग्लादेश पे थी। अब इसमें चीन को भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ अब चीन भी भारत के नियम के अनुसार ही एफडीआई कर सकेगा। ठीक है, शामिल कर लिया गया है। ठीक, भारत में चीनी कंपनियों के द्वारा क्या हुआ कि आखिर में क्यों शामिल किया गया, इसके बारे में देखिएगा कि चीन को इसमें क्यों शामिल किया गया कि भारत में चीनी कंपनियों के द्वारा 2014 में क्या हुआ, जो एफडीआई 1.6 बिलियन डॉलर था, यानी कि 2014 में जो एफडीआई 1.6 बिलियन डॉलर था, इसका मतलब हुआ कि चीनी कंपनियां भारत में आकर 1.6 डॉलर रुपया को कमाया। ठीक है, वह 2017 में समाप्त होते होते लगभग 5 गुना बढ़ गया। 2017 में क्या हुआ, समाप्त होते होते लगभग 5 गुना बढ़ गया। 5 गुना कितना बढ़ गया, और 8 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, 8 मिलियन डॉलर हो गया। तो 8 मिलियन डॉलर हो गया यानी कि 5 गुना बढ़ गया। तो भारत सरकार तो क्या हुआ, चिंता में आ गई। भारत सरकार इसे एक चिंतनीय स्थिति मानती है। इसीलिए इस नई एफडीआई की आवश्यकता थी। यानी कि 2 रुपया कमा रहे और फिर कमाते कमाते क्या हुआ, 5 रुपया कमाने लगा। तो भारत सरकार को क्या चिंता हुआ कि ये तो लगता है कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएगा, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ये
पूरा तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। इसीलिए क्या हुआ जाए कि इस पर भी नियम लगाया जाए, ठीक है, इस पर भी नियम लगाया जाए। तो नई FDI की नीति की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि नियम सिर्फ 2 देश पे था, कौन कौन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और नई FDI नीति लगाकर और चीन पर भी इस नियम को लागू कर दिया गया, ठीक है। समझ में आया नई FDI नीति क्यों लाया गया, ठीक। अब चलिए, अब हम अगला देखते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेश। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ने पढ़ा था कि FDI के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, तो निवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि विदेशी निवेश कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है FDI और एक होता है FPI, यानी कि उसका मतलब हुआ कि विदेशी संस्थागत निवेश, ठीक है। तो FDI के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग आज देखने वाले हैं कि विदेशी संस्थागत निवेश, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यह निवेश जो होता है वो मुख्यतः शेयर बाजार के माध्यम से होता है। डू यू नो शेयर बाजार, यह निवेश मुख्यतः शेयर बाजार के माध्यम से होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विदेशी निवेशक क्या होता है कि भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विदेशी निवेशक जो है वो भारतीय कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं, ठीक है, जिसकी अधिकतम सीमा 10% है, यानी कि 10% तक की भारतीय कंपनी के शेयर को वो खरीद सकते हैं विदेशी निवेशक, जिसकी अधिकतम सीमा कितना 10% है, ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, यानी कि विदेशी निवेशक जब निवेश करेंगे तो निवेशकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना केवल होगा, ठीक है। निवेशक भारत में अस्थायी रूप से क्या होता है कि निवेशक भारत में अस्थायी रूप से व्यापार करने के लिए इच्छुक नहीं होता है। क्या होता है कि निवेशक जो होता है भारत में अस्थायी रूप से व्यापार करने के लिए इच्छुक नहीं होता है, अस्थायी रूप से व्यापार करने के लिए इच्छुक नहीं होता है। इसीलिए यह निवेश FDI की तुलना में अधिक लाभप्रद नहीं होती है। इसीलिए यह निवेश FDI की तुलना में अधिक लाभप्रद नहीं होती है। इसका मतलब हुआ कि FDI की तुलना में यह ज़्यादा लाभकारी नहीं है। जैसा कि FDI के बारे में हम लोग जानते हैं कि FDI के अंतर्गत भी 2 तरह के होते हैं, एक ब्राउन फील्ड FDI, एक ग्रीन फील्ड FDI। तो उसमें क्या होता था ना दोस्तों कि जैसे कि कंपनियां आएंगी तो क्या होगा कि नई नई टेक्निकल एक आएंगी, रोजगार विकसित होगा, बहुत सारा चीज़ होता था जो आप देख लीजिएगा वीडियो में, पिछले वाला वीडियो में। और इसमें क्या होता है कि केवल शेयर खरीदेंगी, ठीक है, और शेयर खरीदने के माध्यम से तो केवल शेयर करेंगी तो ना टेक्निक आएगा, ना रोजगार बढ़ेगा, ये सारा चीज़ तो होगा नहीं, ठीक है। तो केवल शेयर पे डिपेंड रहेगा। तो भारत सरकार बोल रही है कि मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगा, मैं FDI को बढ़ावा दूंगा, ठीक है। इसीलिए यह निवेश FDI की तुलना में, FDI के न तुलना में अधिक लाभप्रद नहीं है, FDI की तुलना में, यानी कि FDI लाभप्रद है, ठीक है। इससे सिर्फ विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है। इससे सिर्फ क्या होता है, विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है। इससे सिर्फ विदेशी मुद्रा आती है, ठीक है। जैसे रोजगार सृजन, तकनीक सुधार जैसी अन्य फायदे नहीं होते हैं। क्या होता है कि रोजगार सृजन और तकनीकी जैसे अन्य फायदे नहीं होते हैं, यानी कि रोजगार विकसित नहीं होगा, तकनीक नहीं आएगी, ठीक है। इससे यही होगा। इस निवेश को हॉट मनी भी कहा जाता है। हॉट मनी यानी कि गरम रुपया। इस निवेश को हॉट मनी भी कहा जाता है। किसको हॉट मनी कहा जाता है, किसको आप बताइए। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, विदेशी संस्थागत निवेश। क्योंकि निवेश इसे किसी भी समय निकालकर किसी अन्य देश में लगा सकता है। यानी कि निवेशक जो है इसे हॉट मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि निवेशक जो है इसे किसी भी समय निकाल कर किसी अन्य देश में निवेश कर सकता है। क्या कर सकता है, वो निवेश कर सकता है, ठीक है। इसीलिए भारत सरकार की जो प्राथमिकता है FDI को प्रोत्साहित करने की अधिक होती है, ठीक है, ना कि FBI या FII को, ठीक है। इस चीज़ के बारे में समझ लिए कि भारत सरकार किसको ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब कुछ उदाहरण है जो देख लिया जाए।
जैसे आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, इसके बारे में नेक्स्ट जो क्लास होगा उससे होगा रिलेटेड का वही चीज़ होगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी ज़रूरी है, जो डिटेल में तो आगे मैं पूरा बताऊंगा ही, ऐसा बात थोड़ी है नहीं बताऊंगा, सारा चीज़ को डिटेल बताऊंगा। P बराबर यानी कि उत्पाद होता है, NI मतलब राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, यानी कि P बराबर NI। GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बराबर NI यानी कि राष्ट्रीय आय, यानी कि GDP बराबर NI यानी कि राष्ट्रीय आय। GDP माइनस D यानी कि मूल्यह्रास। मूल्यह्रास किसे कहते हैं, यानी कि मूल्यह्रास मशीनों द्वारा घिसावट, यानी मशीनें जो खराब हो जाती है उसके मूल्य को मूल्यह्रास कहा जाता है, यानी कि मैं डिटेल में बताऊंगा आगे क्लास में मूल्यह्रास। NDP माइनस बराबर NI। ठीक है, NDP को कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। GDP माइनस F प्लस I बराबर GNP बराबर NI, और GDP माइनस D बराबर NNP बराबर NI। ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम लोग कल डिटेल में पढ़ा जाएगा। टेंशन लेने के बाद नहीं है कि नहीं समझ में आया, सारे चीज़ को एक एक करके पढ़ा जाएगा, तब समझ में आ जाएगा आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।